प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और बच्चों एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जितना क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में 100% पूछा जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 20 में 20 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा भैया, एक भी नंबर ना कटेगा। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आप घोल करके पी जाओ, पूरा गारंटी बोल सकता हूं कि अब की बार 95% पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो ये बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है और ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में एकदम 100% पूछा जाएगा। आइए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कृति कंकाल के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट में भी आप लोग बताते चलिएगा, क्योंकि आपसे इससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों का कितना तैयारी है, ठीक ना। तो कृति कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? ये है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि रस मीमांसा के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय या जय प्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इनका भी पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि शुक्ल युग की कालावधि कितना होता है, यानी कि शुक्ल युग का जो समय सीमा माना जाता है वो कब से कब तक होता है? सन 1850 से 1900 तक, सन 1919 से लेकर के 1938 तक, सन 1900 से लेकर के 1920 तक या सन 1938 से लेकर के सन 1947 तक। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा वो माना जाता है वो सन 1919 से लेकर के 1938 तक का जो भी टाइम पीरियड माना जाता है उसको हम बोलते हैं शुक्ल युग। क्या बोलते हैं? शुक्ल युग, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए, यानी कि पंच परमेश्वर कहानी को किसने लिखा था उनका लेखक का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, यशपाल या प्रेमचंद्र या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के राइटर का नाम क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे होगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा भैया? प्रेमचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, ठीक ना। अब बताना भैया कि इसका राइटर का नाम क्या होगा? प्रेमचंद, भगवती चरण शर्मा, ठीक ना, या वर्मा, ये यशपाल या वृंदावन लाल, ठीक ना। तो भूले बिसरे चित्र ये जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कलम का सिपाही के लेखक है। कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम बताना है। अमृत राय, मुंशी इंसा अल्लाह खां, गुलाब राय या बैद्यनाथ मिश्र। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अमृत राय। क्या है? अमृत राय। अमृत राय वाले ऑप्शन को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना बाबू अब की बार पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और आपसे मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे सेशन को अंत तक देख लेता है, इस पूरे वायरल पेपर को घोल करके पी जाता है ना, तो उसका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा। आज ही पक्का हो जाएगा भाई, ठीक ना। पूरा पेपर को याद कर लो, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। यानी ये जो रचना है लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमघन या रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों लहरों के राजहंस के जो रचनाकार हैं वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। माने इसमें 4 यहाँ पे रचना का नाम दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कौन सी ऐसी रचना है जिनको भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या है?
ठूठा आम, क्या है पहला ऑप्शन? ठूठा आम है। अगला हमारा ऑप्शन क्या है? दृष्टिकोण। अगला ऑप्शन क्या है? ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप। तो बच्चों बताओ कि भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा किस निबंध को रचना किया गया है, ठीक ना? तो ठूठा आम जो हो जाएगा ना, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, माने स्मृति की जो रेखाएं हैं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। जीवनी है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है, ये आपको बताना है। तो स्मृति की जो रेखाएं हैं वो क्या है बाबू? वो हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन ये है बाबू कि निम्नलिखित में से यात्रा साहित्यकार हैं, माने इसमें 4 लेखक का नाम दिया गया है और इसमें से ये बताना है कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको हम यात्रा साहित्यकार के नाम से भी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, डॉक्टर राहुल संकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों यात्रा साहित्यकार के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ललित ललाम के रचयिता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ललित ललाम रचना के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, मतीराम या बिहारी लाल सतसई, ठीक ना? तो बताना भैया कि ललित ललाम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इनका रचयिता हो जाएंगे मतीराम। क्या हो जाएंगे? मतीराम। इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझिएगा। जितना क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पक्का पेपर में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। क्वेश्चन आपका यह है कि केशवदास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रिक्तिमुक्त या प्रयोगवादी। तो केशवदास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रीतिबद्ध। क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। ओके, आगे समझते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताइए। माने प्रयोगवाद की कौन सी 2 विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सत्य है, बताना है। तो प्रयोगवाद की जो भी विशेषताएं हैं क्या है भैया? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण या ए और बी दोनों, माने क और ख दोनों, या नारी के प्रति परिवर्तन। तो प्रयोगवादी के जो भी विशेषताएं हैं वो क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहला क भी होगा और यहाँ पे सेकंड भी होगा। तो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ये जो दोनों ऑप्शन का ऑप्शन कहाँ में दिया है? ऑप्शन नंबर घ में दिया है। तो ग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर होगा, ग नंबर। क और ख दोनों हो जाएगा। यही प्रयोगवादी की विशेषताएं होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? ये जो साकेत है ये क्या है? एक महाकाव्य है। अब बताना इस महाकाव्य की रचना के रचनाकार कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या हरिऔध या नागार्जुन। तो बच्चों साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, माने राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित कौन सा यहाँ पे काव्य है? बताना है आंसू है कि यामा है कि चौखे चौबदे है या उत्तरायण है, बताओ। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा रचा यहाँ पे कौन सा काव्य है भैया? उसका नाम है उत्तरायण। क्या है? उत्तरायण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा घ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे समझते हैं कि रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की कौन सी रचना है? श्री रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास या प्रेम माधुरी। तो रीतिकाल के रचनाकार का नाम क्या होगा बच्चा? वो हो जाएगा रामचंद्रिका। क्या होगा? रामचंद्रिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कई बार पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और अब की बार 2024 वाले पेपर में 100% चांसेस है कि पूछा जा सकता है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है बाबू कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेम वाटिका, सच्चिदानंद अज्ञे या राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? इनका रचनाकार का नाम है ये सच्चिदानंद अज्ञे। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद अज्ञे इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलो आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि सुमित्रानंद, ठीक ना, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है ये आपको बताना है। ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, छड़दा या युगवाड़ी। बताओ, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो बताते भी चलेंगे, ठीक ना। तो बताओ इनकी रचना का नाम क्या है। तो इनकी रचना का नाम है युगवाड़ी। क्या है? युगवाड़ी। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरा सप्तक, ठीक ना, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था, कब पब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। सन 1951 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में या सन 1979 ईस्वी में। तो तीसरा तार सप्तक जो था ना, उसका जो प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन जो वर्ष था वो था सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। मैंने दीपशिखा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। कई बार पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम होगा बच्चों यहाँ पे महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे समझते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। यहाँ पे देखो एक छोटा सा चौपाई लिखा गया है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय की उछाट में। देखो कितना बड़ा प्यारा से यहाँ पे एक छोटा सा चौपाई लिखा गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि रस की पहचान करे। माने इस पंक्ति में किस रस का इस्तेमाल किया गया है, किस रस का यूज किया गया है ये आपको बताना है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो यहाँ पे देखो हंसी हंसी भाजे, देखो सबसे पहला जो शब्द है ना, हंसने वाली बात कही गई है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले बात को ध्यान में रखना, पेपर में पक्का पूछा जाएगा भाई, ठीक ना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि हरिमुख मनहु मयंक, हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार का नाम बताना है बच्चों कि हरिमुख मनहु में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखो यहाँ पे हरिमुख मनहु जनहु, ठीक ना। तो मनहु जनहु जहां पर आएगा तो वहां पे क्या होगा भैया? वहां पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार मैंने बता रखा है कि अलंकार कैसे पहचानना है, रस कैसे पहचानना है, छंद कैसे पहचानना है। बहुत ही डिटेल में मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब चलिए आगे समझ लेते हैं कि वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। माने इसका जो सेंस निकलेगा, इस सेंस के आधार पर इसका प्रकार बताना है कि ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य है भाई, ठीक ना। प्रश्नवाचक है कि विस्मयादि बोधक है कि विस्मयवाचक है कि संदेहवाचक है कि संकेतवाचक है। अच्छा बताओ कि वह कब लौटेगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें तो एक प्रश्न भी तो पूछा जा रहा है भाई कि जो राम गया है, राम घर कब लौटेगा या बाजार कब लौटेगा, बाजार कब जाएगा। इसमें एक प्रश्न का जिक्र किया गया है, इसमें एक शब्द को जानना है, प्रश्न को जानना है कि उसका टाइमिंग क्या होगा लौटने का। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? ये वाक्य का कौन सा प्रकार होगा? ये होगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। भैया इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कब आएगा, कब लौटेगा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक यहाँ पे आपका वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। इसमें बताना है इसमें कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं है। इसमें वाच्य बताना है भाई कि बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें बच्चों होगा भाववाचक, क्योंकि भैया यहाँ पे भाव की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। क्योंकि भैया बीमार है, ठीक ना, इसलिए वो क्या हो रहा है? वो उठ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड वाले ऑप्शन को बिल्कुल याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक तो भैया उपसर्ग से क्वेश्चन देखोगे और सेकंड क्वेश्चन देखोगे प्रत्यय से। तो उपसर्ग वाले और प्रत्यय वाले, ठीक ना, और समास वाले,
तद्भव तत्सम वाले टॉपिक को तैयार कर लेना, प्रवासी को भी तैयार कर लेना, क्योंकि परीक्षा के पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई, पक्का पूछा जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि अनुपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। माने अनु क्या करना है भैया, उपसर्ग लगाना है और उपसर्ग लगा करके इससे एक नया शब्द बनाना है। क्या बनेगा, अनाचार बनेगा? कहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक अच्छा शब्द बनाता है। क्या करता है, शब्दों के पहले जुड़ा होता है। तो अनु इसमें देखो कौन सा लगा हुआ है, अनाचार तो होगा नहीं, अभिमान तो होगा नहीं, अनैतिक होगा नहीं, अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा, चाहे अनुमान हो जाएगा, चाहे अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुसार। इस प्रकार से हमारा अनु यहाँ पे देखो पहला शब्द यहाँ पे जुड़ा गया है इस किसके साथ, भाव के साथ। अब ये दोनों मिलकर के एक अलग सा शब्द बना लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। और हमारा उपसर्ग यहाँ पे क्या होगा, अनुपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। गंगा और यमुना का समास विग्रह क्या होगा, गंगा और यमुना, गंगा प्लस यमुना, या गंगा यमुना, या गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। इसका समास विग्रह क्या होगा भैया, इसका समास विग्रह होगा कि गंगा और यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दो नदियों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है और यहाँ पे एक प्रकार से विपरीत भी नदियां हो सकती है, ठीक ना। तो जब भी दो चीजों का आपस में कंपेयर किया जाए और आपस में अपोजिट हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास हम क्या बोलेंगे भैया, और से जोड़ेंगे, चाहे तथा से जोड़ेंगे, चाहे एवं से जोड़ेंगे, चाहे वह से जोड़ेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना। क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा भैया, गंगा और यमुना हो जाएगा। और जब समास का नाम पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तालाब का तत्सम रूप, यानी तालाब का तत्सम का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप, ठीक ना। तत्सम रूप का क्या मतलब होता है, शुद्ध रूप। माने तालाब को किस प्रकार से शुद्ध लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। समुद्र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। झील होगा, ये भी नहीं होगा। गड्ढा भी नहीं होगा। होगा क्या, तालाब को शुद्ध जो रूप होता है ना, तड़ाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तड़ाग। ऑप्शन नंबर हमारा डी, अरे सॉरी यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ये क्या है, नेह एक तद्भव है, माने अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। इसको शुद्ध करके बताना है कि भैया इसका नेह का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी कि तत्सम रूप क्या होगा। नवीन होगा, नहीं होगा। नक्षत्र होगा, नहीं होगा। निष्ठुर होगा, यह भी नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, नेह का हम बोलेंगे भैया स्नेह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्नेह, प्यार दुलार बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, प्यार बोलते हैं, दुलार बोलते हैं। स्नेह का मतलब क्या होता है, लगाव ही तो होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बादल शब्द के पर्यायवाची है। बादल शब्द के पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। पर्यायवाची से भी बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। इस वाले टॉपिक को भी तैयार करके जाना है, ठीक ना। तो क्या होगा, पिलांग शस्य, अम्बुद या पयोद, ठीक ना। तड़िग, चपला, वृष्टि बौछार। तो वृष्टि बौछार क्या होगा भैया, ये तो हो जाएगा बारिश का। तड़िग चपला क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा आप सभी का बिजली का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है, बादल का पर्यायवाची बताना है। तो बादल का पर्यायवाची होगा भैया पयोद हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अम्बुद। क्या हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा और साथ में पयोद हो जाएगा। इस प्रकार से बादल का पर्यायवाची आपको याद कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आइए बच्चों, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनल, दहन, अनिल या पावक। तो बच्चों आग शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, अनिल नहीं होगा। क्या होगा, अनिल नहीं होगा। बाकी अनल, दहन और पावक क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची होता है। और अनिल बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो कि पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक ना। आइए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। और 22 फरवरी वाले पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्वेश्चन आपका यह, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के राइटर का नाम क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा बच्चा, प्रेमचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो बच्चों चिंतामणि के रचयिता कौन है, यहाँ पे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है।
अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछेगा बच्चा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, माने जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा नाटक को नहीं लिखा गया है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो बच्चे यहाँ पे देखो ध्रुव स्वामी इनका ही नाटक है, ठीक ना, चंद्रगुप्त भी इनका ही नाटक है, स्कंदगुप्त भी इनका ही रचना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या नहीं है? तो लहरों के राजहंस हो जाएगा, यानी कि तीसरा हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शेखर क्या है? एक जीवनी है, और इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या होगा? जल्दी सब लोग बताइएगा। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे। तो बच्चों यहाँ पे शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भूषण किस युग के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो बच्चों बताओ भूषण किस युग के कवि हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रीतिकाल के। किस काल के? रीतिकाल के। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि अपनी खबर आत्मकथा। अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा विधा की रचना है, और बताना है कि अपनी खबर आत्मकथा है ये किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो बच्चों देखो यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी खबर आत्मकथा किसकी रचना है? यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा कि बच्चा कि ललित ललाम रचना है, माने ललित ललाम किसकी रचना है? बताना है। मतिराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की। तो बच्चों बताओ ललित ललाम किसकी रचना है? यह है बच्चों मतिराम की। किसकी है? मतिराम की है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यशोधरा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। यशोधरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दीपशिखा एक काव्य संग्रह है, और इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? यानी कि दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बताना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे महादेवी वर्मा। क्या हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक। तो बच्चों बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? कई बार हमने बता रखा है क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जितना क्वेश्चन बता रहे हो ना बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो बच्चों बताओ चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें बच्चों हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कई बार हमने बता रखा है। अच्छा ये रूपक अलंकार कब होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर किया जाएगा। जब दो वस्तुओं को आपस में कंपेयर किया जाएगा। इसमें जो भगवान के चरण है कमल से कंपेयर किया गया है कि जितना कोमल कमल होता है उतने ही कोमल भगवान के चरण है, पैर है। तो दो वस्तुओं को जहाँ पे कंपेयर किया जाएगा वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो बच्चों बताओ किस छंद का है भैया? यह है रोला है कि दोहा है कि सोरठा है कि भरा हुए है? बताओ ये क्या हो जाएगा? तो भैया जो रोला होता है ना, रोला एक सममात्रिक छंद होता है।
इसमें 4 चरण भी होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। और यह जो होता है नरोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति मतलब विराम होता है। ठीक ना, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग होगा बताना है। पर्या होगा कि वर्ण होगा कि परि होगा कि प्र होगा। तो पर्यावरण में उपसर्ग जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। क्या होगा, परि हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो आगे देख लेते हैं। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महा का, ता का, नता का या इनमें से सभी का। तो महानता प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के पीछे लगा होता है, शब्दों के पीछे, और शब्दों के पीछे यहाँ पे ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ता, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है भैया। ठीक ना, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सुख दुख में कौन सा समास है। तो सुख और दुख में कौन सा समास होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा कि द्वंद्व समास होगा। तो सुख दुख, जहां दो विपरीत शब्द आपस में जुड़ेंगे और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एवं, तथा, और या वह का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वंद्व समास। सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, ठीक ना, इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे वहां पे द्वंद्व समास होगा। पेपर में पक्का आएगा भाई समास से एक क्वेश्चन। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अग्नि का प्रवाची क्या नहीं है। अग्नि का प्रवाची क्या नहीं है ये आपको बताना है। अनल, अनिल, पावक या ज्वाला। तो अग्नि का प्रवाची क्या नहीं है, अभी मैंने जस्ट आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि अग्नि का प्रवाची क्या नहीं है। तो अनल तो होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। क्या, अनिल नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक ना, बताओ कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्यु प्लस दय, अ प्लस भ्युदय, अब प्लस उदय या अभि प्लस उदय। तो बताओ बच्चों, अभ्युदय का सही प्रकार से संधि विच्छेद क्या होगा। यह होगा अभि प्लस उदय। क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहु एक वचन का रूप बताइए। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन का रूप बताना है। मधुना होगा कि मधुनी होगा कि मधुनी होगा कि मधुबिया होगा। तो बताओ बच्चों, ये मधु का धातु रूप वाला है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो पंचमी विभक्ति बताना है और यहाँ पे एक वचन, इसमें हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा, मधुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पठिष्यतः धातु रूप का पुरुष एवं वचन बताना है। पठिष्यतः कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो बच्चों ये जो पठ धातु से लिया गया ना, ये जो आपका पठिष्यतः होगा ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा, साथ में द्विवचन हो जाएगा। क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा और द्विवचन हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी को इस वाले क्वेश्चन को याद करके जाना है। ठीक ना, इसी प्रकार से आपको तैयार भी करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।